ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान में मौजूद है। एक रोज़ा दौरा है उनका और अहम हुकाम से मुलाकातें हो रही हैं। आपको बता दें कि ईरानी सदर खसूसी तैयारे मिनाब 168 के ज़रिए इस्लामाबाद पहुँचे हैं और इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है जिसको देखा जा रहा है जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। खालिद रसूल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर मज़ीद बात करते हैं। खालिद रसूल साहब, किस तरह देखते हैं ईरान के सदर का ये दौरा है पाकिस्तान, ख़ास तौर पर अमेरिका और ईरान की जंग के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, और ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को किस तरह देखते हैं, किस तरह मज़ीद आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए जी, दौरा एक तो ये है कि बहुत अहमियत का हामिल इसलिए है कि आपके सामने है कि जो जंग बंदी में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया और उसके बाद जो मुफाहमती यादाश्त तक पहुँचने में जो मसाइल आए, जो पेचीदगियाँ आई, उस पर पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम किरदार है जिसे पूरी दुनिया ने सराहा। और उसमें आप देख लीजिए कि अमेरिका ने भी खास तौर पे उस पर नाम लेके बार बार सराहा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी, जेडी वांस ने भी, और उसके बाद ये है कि अमेरिका, ईरान ने भी, और बाकी लोगों ने। तो लिहाजा ये चीज़ तो एक तय और मुसल्लम है कि पाकिस्तान ने एक इंतहाई अहम और इंतहाई पेचीदा सफारती जो मार्का आराई है उसको कामयाबी से मुकम्मल किया। और ईरान को इस चीज़ का एहसास है कि ईरान जो है बड़ी देर से एक सिफारती तन्हाई का शिकार था। अपने रीजन में भी आप देख लीजिए कि बहुत सारे ममालिक के साथ ईरान के जो है सिफारती ताल्लुकात में काफ़ी रुकावटें रही हैं, और सैंक्शन की वजह से यूरोप के साथ भी और बाकी जगहों पे भी। तो पाकिस्तान ने एक एतबार से ईरान को सिफारती तन्हाई से निकाल के ग्लोबल सीन के ऊपर दोबारा इन किया है, जो कि बहुत बड़ा कारनामा है और ईरानी कौम जो है उस चीज़ को तस्लीम करती है। तो ये दौरा जो है उस एतबार से उसी तसलसल की हिश का अगला हिस्सा है। फिर उसके बाद ये कि स्विट्जरलैंड में ये जो मुज़ाकरात हुए, आपके सामने है कि पहला जो दिन था वो बहुत मुश्किल था और मुज़ाकरात में तातुल लाने का इम्कान पैदा हो गया। लेकिन ये कि पाकिस्तान का और कतर का एक किरदार था कि जिसने दोबारा इस चीज़ को मुमकिन बनाया कि रात के 1 बजे जाके वो चीज़ें जो है ना वो तय हुई, जिसमें कोई फेस सेविंग जो है ना अमेरिका को मिली और बहुत सारी फेस सेविंग जो है ना वो ईरान को मिली। तो आप ये हिसाब लगाइए कि पिछले 47 में ईरान कभी भी जो आलमी बरादरी है उसमें इस तरह मरकज़ निगाह और एक्सेप्टेबल कभी नहीं रहा जिस तरह इस बार हुआ है, और उसमें पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। तो जो ईरानी सदर आ रहे हैं वो नेचुरली मेरा ख्याल है उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट उस शुक्रगुजारी का भी है, उस दोस्ती का भी है जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान में है। सही। खालिद रसूल साहब, आप क्या कहते हैं, जंगबंदी के बाद जो किरदार पाकिस्तान ने अदा किया पूरी दुनिया इसको देख रही है, सराह रही है, इससे पाकिस्तान को सियासी और मुआशी लिहाज से क्या कामयाबियां मिल सकती हैं? देखिए, सियासी एतबार से तो ये है कि पाकिस्तान पे अगर आप देखें तो हमारे खासतौर पे इंडिया और चंद एक और ममालिक की तरफ से बहुत ज्यादा एक लेबल किया जा रहा था कि जी हम एक सिफारती तन्हाई का शिकार हो रहे हैं और ये है और वो है, सारा कुछ है। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने जिस महारत से सिफारती महाज पे ये कामयाबी इख्तियार की और जिस तरह इन पेचीदा मामलात को इंतहाई दानिशमंदी और एक सियासी सूझबूझ और फहम के साथ और फिर ये कि लाइक माइंडेड ममालिक को साथ ले जाके इसको किया, तो उसमें ये है कि वो जो पाकिस्तान पे जो पिछले 2-3 साल पहले एक तरह का एक लेबल लगाने की कोशिश की जा रही थी, उसने इस लेबल को न सिर्फ दूर किया है बल्कि पाकिस्तान सेंटर स्टेज पे आ गया। आप ये देखिए कि ये जो यादाश्त है उसको बाकायदा नाम दिया गया है इस्लामाबाद का, कि ये इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त है। अच्छा, फिर ये है कि जो स्विट्जरलैंड में ये मुज़ाकरात हो भी रहे हैं उसमें पाकिस्तान और कतर जो है वो दोनों इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो सियासी एतबार से तो पाकिस्तान का कद काठ बहुत बड़ा है और पाकिस्तान बहुत ज्यादा मतलब सिफारती एतबार से मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन पोजीशन पे है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब इससे मुआशी फायदा उठाना जो है ना वो कुछ हालात के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर अल्लाह करे ये मुज़ाकरात मजीद अगर कामयाब हो के इसमें अमन की एक सूरत निकलती है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान हमारा हमसाया है और हमारा काफी तवील बॉर्डर उनके साथ है। पाकिस्तान रीजन में इस वक्त लीस्ट कनेक्टेड है क्योंकि एक तरफ इंडिया की वजह से हमारे जो मामलात हैं उसमें तिजारत रुकी हुई है, अफगानिस्तान जो शोरश बर्पा थी उसकी भी तिजारत हमारी रुकी हुई है। तो इन अ वे जो हमारी ज़मीनी और जो हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ तिजारत है उसमें ईरान पे मुआशी पाबंदियों की वजह से रुके हुए थे। तो एक तो ये है कि वो मुआशी पाबंदियां हटने से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में जो बाहमी तिजारत है जिसका कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है वो एक फौरी असर होगा और एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होगा। दूसरा ये है कि ईरान जो है वो दुनिया में एनर्जी का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो आपको पता है कि हमारी जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है वो मुआशी पाबंदियों की वजह से रुका हुआ है। तो अल्लाह करे कि ये अगर अमन आ जाता है तो एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है
वो पाकिस्तान जो एक एनर्जी डेफिसिट कंट्री है उसको एक बहुत बड़ा एक एज जो है ना वो मिल जाता है कि वो हम एनर्जी इंपोर्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे ये है कि इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो चाइना बहुत बड़ा इन्वेस्टर है वहाँ, गवादर पे हमारी इन्वेस्टमेंट है, सी पैक है, तो ये इसमें तिजारत के काफ़ी सारे नए इम्कानात भी होंगे। चौथे नंबर पे ये है कि रीजन में इस वक्त जिस तरह की एक पहले खलफशारी पैसी ये रही है कि एक तरफ सऊदी अरब है, एक तरफ ईरान है, फिर बाकी मालिक के दरमियान में भी इस तरह करके, तो ये जो एक नई तरह की सिचुएशन इमर्ज हो रही है उसमें खित्ता जो मशरिक वस्ता का है उसमें सिवाय एक आध मुल्क के बाकी ममालिक के दरमियान में तिजारती और सिफारती और जो इन्वेस्टमेंट के मामलात हैं वो बड़ी बेहतरी की तरफ होंगे और पाकिस्तान उससे बेनिफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट जो है, अगर एक सेकंड दीजिएगा, कि पाकिस्तान बहुत डिपेंडेंट है अपना फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर और उसमें बहुत बड़ा पोर्शन हमारा मिडल ईस्ट में आता है। तो जिस तरह मिडल ईस्ट की पिछले चंद महीनों में ये जंग के बाद की कैफियत रही है तो बहुत तजब्जब और बेयकीनी रही है। एक मुल्क ने काफ़ी सारे पाकिस्तानियों को ऐसे लेबल है कि उसमें पाकिस्तान के जो लेबर है उसको मुल्क बदर भी किया। तो अगर ये अमन आ जाता है और जिस तरह इंडिया की पोजीशन रही है उस पर मशरिक वस्ता के ज़्यादातर ममालिक जो है वो खुश नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए ये एक चांस है कि वो अपना एक असर रसूख जो है उस खित्ते में लेबर फोर्स के हिसाब से, तिजारत और सरमायाकारी के हिसाब से बढ़ा सकता है। और फिर ये कि हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस का जो इतना बड़ा चंक आ रहा है और जिस पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं वो मजीद इंश्योर भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा मुआशी बेनिफिट होगा। सही। खालिद रसूल साहब, जिस तरह के पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है मीडिएशन में भी और जंगबंदी में भी, दूसरा जो मौजूदा ईरानी क़यादत है उसके ऊपर कितनी बड़ी आप समझते हैं कि जिम्मेदारी आयद होती है? आलमी जो सियासी निज़ाम है, सिफारतकारी का निज़ाम है और आलमी मालियाती निज़ाम में ईरान अपनी जिम्मेदारियाँ कैसे अदा कर सकता है, मज़ीद आगे कैसे बढ़ सकता है? जो मौजूदा क़यादत है इसको पूरा कर सकती है, इसको मटीरियलाइज़ कैसे किया जा सकता है? देखिए, ये एक ईरानी क़यादत का इम्तहान होगा। ईरान में भी इस वक्त बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो वहाँ भी कुछ अंदरूनी मसाइल हैं। एक तरफ ये है कि हार्ड लाइनर्स हैं जो कि उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। उसके बाद ये है कि बरसर इक़्तिदार हुकूमत में फिर एक इस्लाह पसंद ग्रुप है जो ज़रा माइल्ड और जो दरमियानी रास्ता जो लेते हैं, और इन दोनों के दरमियान में आवेज़ काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। तीसरे नंबर पे आपने देखा कि पिछले 2-3 सालों में 2-3 दफ़ा स्ट्रीट वायलेंस भी काफ़ी हुए, स्ट्रीट प्रोटेस्ट भी हुआ और काफ़ी सारे जो हुकूमत जो है उसने बड़े ज़ोरदार तरीके से उसको क्रश भी किया। तो लिहाजा ईरान जो है ना, सबसे पहले तो उसको जो अपने अंदरूनी मसाइल हैं उससे भी निमटना है और देखना ये है कि ईरान की जो क़यादत है वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मजीद एग्रेसिव बिहेवियर इख्तियार करेगी या एक बकाए बाहिमी और ताउन के साथ जो है ना चलना चाहेगी। इसको मैं यूँ वजाहत करूँ कि अगर आप थोड़ा सा अर्ली 80s और 90s के भी ले जाओ तो उस वक्त यूँ लग रहा था कि ईरान में इनकलाब के बाद वो इनकलाब धड़ाधड़ एक्सपोर्ट करने की जो है ना वो पूरी कोशिशें हो रही हैं और वो एक पूरी स्टेट पॉलिसी भी थी जो इसका के शिकार पाकिस्तान भी रहा। लेकिन ये है कि इस अरसे में यकीनन ईरानी क़यादत ने बहुत कुछ सीखा भी है, पर डिपेंड करता है कि अगर ईरानी क़यादत जो है वो अगर अपना जो आलमी ताल्लुकात है उसको एक नैरो लेंस जो वो मजहब वाला है उससे या मसलक वाला है उससे उठ के एक बतौर एक आज़ाद मुल्क के और बतौर एक मतलब बकाए बाहिमी के तौर पे अगर लेके चले तो उसमें खित्ते में अपना एक मकाम जो है ना वो बना सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो ये कि इसके साथ बहुत सारी खदशात हैं इस इलाके के खित्ते के दीगर ममालिक के भी, क्योंकि बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो उनकी वाबस्तगी है ईरान के साथ। तो वो जो एक प्रॉक्सीज वाला सिलसिला है उसको बहुत सारे ममालिक बड़े शक की निगाह से देखते हैं। तो ईरान की क़यादत के ऊपर इस वक्त ये एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो यकीन दिलाए, एतमाद दिलाए आलमी बरादरी को अपने अमल से कि अब वो जो है वो दुनिया में एक बेहतर और नया किरदार अदा करना चाहते हैं जो अमन पे मबनी हो और जिसमें इस तरह के मसाइल ना हो और तमाम ममालिक के साथ वो एक इक्वल बुनियादों पे सरमायाकारी भी और सिफारतकारी को लेकर चलना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और इम्तहान है। इसमें अब ईरानी क़यादत पास होती है नहीं होती ये वक्त बताएगा। सही। खालिद साहब, जिस तरह से आपने बात की कि ताउन के साथ चलने की ज़रूरत है, हमने देखा कि जब स्विट्ज़रलैंड में बातचीत हो रही थी दोनों ममालिक में और इससे पहले भी हमने देखा कि दोनों जानिब से बयानात आते रहे। इस सूरत हाल में क्या समझते हैं, जो 60 दिन का टाइम फ्रेम है, आप क्या समझते हैं मुकम्मल मुआहदा होता हुआ देख रहे हैं? बहुत मुश्किल है जी, लेकिन फिर भी इसको डिसमिस नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये है कि आपके सामने ये कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यही फैसला होते हुए काफ़ी वक्त लग गया
और पेचीदगियाँ बहुत हैं अमेरिका के दरमियान और ईरान के दरमियान में। बदएतमादी और माजी के जो तजर्बात हैं वो मुआहदों के वो कोई इतने उम्दा नहीं है, तो दोनों तरफ बदएतमादी तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दुश्मनी जो है वो भी बहुत ज़्यादा, आपको पता है 47 ईयर्स की है। अब ये जो 60 दिन का रखा गया है वो इन अ वे अच्छा किया है कि एक टाइम लाइन तय करने की कोशिश की गई, लेकिन इस पूरे पीरियड में स्पॉयलर्स भी हैं। इजराइल आपके सामने है, जो लबनान में जिस अंदाज में उसने मतलब एक ज़मीनी तौर पे हथियाने की कोशिश की मजीद, और पहली दफ़ा ये हुआ है कि ओपनली अमेरिका और इजराइल के दरमियान में इसी एक मसले के ऊपर जो है ना वो पब्लिकली डिसएग्रीमेंट भी नज़र आया, वाशिंगटन में भी नज़र आया, इजराइल की हद तक भी नज़र आया। तो इन जो 60 दिनों में क्योंकि टेक्निकल मुज़ाकरात हैं और इसमें काफ़ी गिव एंड टेक भी है, तो हम पिछला तजर्बा के जब हम सामने रखते हैं तो इस तरह के मुज़ाकरात जो है ना वो ओपन एंडेड होते हैं, टाइम लग जाता है काफ़ी, क्योंकि बैक एंड फोर्थ काफ़ी होना होता है, हुकूमतों ने इजाज़त देना भी होती है, अपनी पोजीशंस को भी देखना है, अपने रीजनल और अपनी जो लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको भी देखना होता है। सो मुझे लगता ये है कि 60 दिनों में अगर होगा तो मुआवजा होगा, नहीं है तो इसको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये खिंचेगा और इसमें वक्त और लग सकता है, प्रोवाइडेड कि इस दौरान में दोनों फ्रीकैन जो हैं, दोनों फ्रीक और बाकी जो इजराइल की तरफ से स्पॉइलिंग ना हो, और ये दोनों फ्रीक जो हैं ये कमिटेड रहे अपने फ्रेमवर्क के साथ। सही। खालिद रसूल साहब, अभी जो इंतहाई ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो दो हुई हैं। एक अमरीकी सदर का बयान सामने आया है कि ईरान ने अपनी जो जौहरी तनसीबात है उनके मुआयने के ऊपर रजामंदी जाहिर की है, एक मामला तो ये। दूसरा ये भी बयान सामने आया है कि जो फंड्स मुंजमद किए गए ईरान के, अगर उनको खोलना है जो कि अमरीका के अकाउंट्स में है, तो सिर्फ जो ख़रीदारी है अशाया खोरनोश की वो अमरीका से होगी, अमरीका के किसानों से होगी, और इस बात को रद्द किया जाता है ईरानी क़यादत की जानिब से। आप समझते हैं कि इस मामले पर भी मज़ीद डेडलॉक हो सकता है, और कितनी बड़ी पेशरफ्त है ईरान का ये मानना कि जौहरी तनसीबात जो हैं उनको उनकी जो मुआयना है वो किया जा सकता है, इसकी इजाज़त देना? देखिए, अगर थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं तारीख में देख लें कि ईरान जो है उसने इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के इंस्पेक्टर्स को एक्सेस दी और वो रेगुलरली जो है वो उनके प्रोग्राम्स का मुआयना करते रहे। आपको याद होगा कि ओबामा के दौर में ये जो मुआहदा तय पाया था वो भी इसी एतबार से था। तो माजी में ऐसा नहीं है कि ईरान ने कभी एक्सेस नहीं दी, ईरान रेगुलरली जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको एक्सेस देता आया है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ईरान की स्टेटेड पॉलिसी हमेशा ये रही है कि हमने जौहरी हथियार नहीं बनाने, फतवा भी उनके आयतुल्लाह मरहूम का जो है ना वो मौजूद है, लेकिन इजराइल और अमेरिका का इंसिस्टेंस है कि जी ये यूरेनियम जो है वो अफजूदगी के उस मरहले पे अगर है तो ये किसी वक्त हथियार बना सकते हैं, वो उसकी इंटेंशन पे इल्जाम लगाते हैं, जबकि ईरान का ये है कि हम नहीं करना चाहते। तो ये अगर आप JCPO का जो पिछला एग्रीमेंट जो ओबामा के साथ भी किया गया उसमें ईरान ने काफी सारी कंसेशन दे दी थी और अपनी इंटेंशंस को क्लियर कर दिया था। तो पास्ट में भी उन्होंने एक्सेस दिए रखी है, लेकिन उस एक्सेस को वो बड़ा मैयर तरीके से लेते हैं कि ये नहीं कि आप मुंह उठा के कोई भी बंदा आ जाए उसमें अमेरिका के जासूस घुस आए या उसमें इजराइल के जासूस घुस आए, लिहाजा उसमें वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से ईरान का एक बड़ा सख्त स्टांस है। लेकिन ईरान, मेरा जो मैं पढ़ रहा था और सुन रहा था चीजें, ईरान इस पे एग्रीड है लेकिन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये मैं समझता हूँ ईरान की तरफ से दानिशमंदी है और अमेरिका की तरफ से उसकी फेस सेविंग है, नंबर 1। नंबर 2 जो आपने बात की फ्रोजन फंड्स की, अच्छा ये एक टीडियस और टेक्निकल मसला है और काफी पेचीदा मसला है और इसमें कुछ नीयतों का भी दखल दोनों तरफ से है। अब अमेरिका का इंसिस्टेंस है कि जी हम ये 6 बिलियन जो है ना, पहले तो इसमें क्लैरिटी ये है कि वो 6 बिलियन इन्वेस्टमेंट की शक्ल में कुछ जो है ना वो लाएंगे। अच्छा, ये 6 बिलियन पे उसका इंसिस्टेंस है कि जी हम चाहेंगे ये कि हार्ड कैश ना दें, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक हार्ड कैश जो हार्ड लाइनर हैं उन्हीं की सैलरीज पे और उन्हीं के अखराजात पे खर्च होगा, तो लिहाजा उसको वो कंटेन करना चाह रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि जिस तरह UN में ऑयल फॉर फूड का पहले प्रोग्राम ईरान के साथ चलता रहा है कि ईरान को एक मशरूत तरह की इजाजत थी कि वो जब पाबंदियों का दौर था कि वो अपना जो ऑयल है वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकता है, लेकिन उसको UNO की एक निगरानी में और उसको फूड फॉर ऑयल का एक नाम दिया गया था, ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, अमेरिका वो उसी मॉडल को रेप्लिकेट करना चाहता है कि जी हार्ड कैश उनके ख्याल के मुताबिक जो वर्जन देते हैं वो ये देते हैं कि जी हार्ड लाइनर के हाथ लग गया तो वो यकदम जो है ना वो बहुत मजबूत हो जाएंगे और ये उसी मतलब दिफा पे खर्च करेंगे। तो इसलिए उनका इंसिस्टेंस ये है कि जी इसको हम इस तरह करके देना चाह रहे हैं कि जिम्मेदारी अदा भी हो जाए, पैसे दे भी दिए जाएं और अपने फार्मर्स का भी फायदा हो जाए, ईरानी अवाम तक भी चीजें पहुंच जाएं।
ईरान इसको अपनी एक हमीयत और एक कौमी गैरत के मुनाफी समझता है कि हम अमेरिका से जो है ना वो सोयाबीन ऑयल या गंदम या ये चीजें लें। तो ये दोनों तरफ इसमें अना भी है और बाकी पेचीदगियां भी हैं, लेकिन मेरा अना भी है और बाकी कोई ना कोई हल निकल आएगा। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद मेहदी साहब है, हमारे बैनुल अक़वामी अमूर, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मोहम्मद मेहदी साहब, बहुत सारी बातें हो रही हैं, आप क्या समझते हैं? इसहाक डार जो हैं पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म, उनका एक बयान सामने आया कि मुज़ाकरात का जो अगला मरहला है ईरान और अमेरिका के दरमियान, ये इंतहाई सख्त हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान हतमी मुआहिदे को पहुँचाने तक, इस पे ले जाने तक पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है। चैलेंजेस तो सबसे बड़े ये हैं कि बदइत्मादी बहुत ज़्यादा है और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। ख़ासतौर पे ईरान को तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि जून के अंदर जिस तरह उस पर जंग मुसल्लत की गई, फिर जून के बाद अब दोबारा से जंग मुसल्लत की गई, तो वहाँ एक तबका, आपको याद होगा मुस्तफा खामनाई साहब ने भी ये बात कही कि मैं तो इस मुआहिदे